देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर पॉलिटी तो हमने पूरा पढ़ लिया 25 दिन के अंदर में, 25 क्लासेस में, बेसिक से लेकर एडवांस तक, लेकिन क्वेश्चन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन में अप्लाई करना इज अ वेरी डिफरेंट गेम. दैट इज द रीजन व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज ऑफ इंडियन पॉलिटी. चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कवर अप करेंगे. यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. एक एक करके वीडियो आएगी जैसे हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी के सीरीज में. दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द वीडियो. और आज की जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीवाईक्यूज. तो जो भी हमारा पीवाईक्यू है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल एग्जाम्स में, सबको यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे. अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, अभी अगली 20 वीडियो कम से कम पॉलिटी की पीवाईक्यूज आएंगी. ट्यूसडे एंड थर्सडे ये 2 दिन शाम को 7 बजे वीडियो आ जाएंगी. और 2 वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन पढ़ाना, एकदम बेसिक से इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से स्टार्ट करके उसको एडवांस तक लेकर के जाऊंगा. सो दैट इज हाउ द ओरिएंटेशन ऑफ क्लासेस आर गोइंग टू बी. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश. इफ यू डू नॉट नो मी, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. ठीक है, चलो. तो ओरिएंटेशन सेम होगा सर, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे. कुछ बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे. Which act of the British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? है ना. अगर आपने सपोज करो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है, अगर आप पूरे के पूरे पीवाईक्यूज को अटेंड करोगे लगभग आधे घंटे के आसपास का, तो ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट आपको जितने भी ट्रीटीज एंड एक्ट्स मैं आपको याद करा दूंगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है सर कि कौन सा ऐसा एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने एबोलिश किया, मतलब खत्म कर दिया. क्या खत्म कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार मिला था कि भारत की तरफ में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इस मोनोपोली को कौन से एक्ट ने खत्म कर दिया था? तो सर दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं. होता क्या सर, 1793 में अंग्रेजी सरकार ने एक एक्ट को पास किया था. हो क्या रहा था कि इंडिया से बहुत सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल इंग्लैंड में भेजा जा रहा था. अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, सपोज करो अगर इंग्लैंड में 1 किलो कॉटन 100 रुपए का, राइट, लेट्स से 1 केजी कॉटन इंग्लैंड में कितने का है सर? 100 रुपए का. अब अंग्रेज इंडिया से इसी कॉटन को लेकर के जा रहे हैं सर 40 रुपए में. ठीक है. अब हो क्या रहा है सर वहां पे इंग्लैंड में, वहां के जो लोकल मर्चेंट्स है उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे जो हम कॉटन लेकर के आ रहे हैं 100 रुपए का हम बेच रहे हैं, और पता नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ इंडिया से कौन से देश से कॉटन लूट करके ला रही है, इतना सस्ता बेच रही है, मतलब आधे से भी कम प्राइस पे बेच रही है. अब होगा क्या, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया कॉटन ज्यादा खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि ये सस्ता है, प्लस इसकी क्वालिटी इंग्लैंड वाले कॉटन से भी बेटर है. तो उनका जो मेजर परचेजिंग होगा वो क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया कॉटन. अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो वहां के लोकल ट्रेडर्स है, कहां के? इंग्लैंड के, उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा, उनका मार्केट डाउन जा रहा है. तो उन्होंने कहीं ना कहीं महारानी के ऊपर में, क्राउन के ऊपर में प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया हुआ है कि इंग्लैंड से एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी जो भारत में व्यापार करेगी, इस मोनोपोली को खत्म करिए, हमें भी इंडिया जाने दीजिए, हम भी वहां से व्यापार करके आए, ताकि जो सस्ता सामान इंग्लैंड में इंडिया से आ रहा है ये हम भी ला पाए, अदरवाइज हमारा मार्केट तो कोलैप्स कर जाएगा. और ये बात सही भी है. अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सस्ता सामान लाएगी तो इंग्लैंड के बिजनेसमैन का सामान इंग्लैंड के लोग क्यों खरीदेंगे? एंड दैट इज द टाइम व्हेन 1793 में जो क्राउन था उन्होंने बेसिकली एक एक्ट पास करवाया, और इस एक्ट में कहा गया कि 20 साल तक, अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में मोनोपोली है, 20 साल बाद हम इस मोनोपोली को खत्म कर देंगे. और उसी हिसाब से 1813 में एक एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट में बोला गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था इंडियन ट्रेड में, ये खत्म होता है. अब इंग्लैंड से भी ट्रेडर्स भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं. लेकिन 2 ऐसा फील्ड है, सिर्फ 2 ऐसे फील्ड है जहां पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली एंजॉय करेगी, जो 1833 में हटाया गया था. फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में वो कौन से 2 ऐसे सेगमेंट थे जिसमें अभी भी मोनोपोली को रिटेन करने के लिए बोला गया था. आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम बस 1813 का एक्ट पास पढ़ लेते हैं कि मिशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया आया, है ना, और चार्टर एक्ट के थ्रू क्या हुआ सर, वो जो ट्रेडिंग का मोनोपोली था वो खत्म हो गया. लेकिन उसके पीछे जो कहानी होती है 1793 में और बाकी ईयर्स में, ये हम नहीं पढ़ते. दैट इज द रीजन व्हाई हमें ये रट्टा मारना पड़ता है. अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि 1793 में क्या हुआ था और 20 साल के लिए क्या एक्सटेंड किया गया था, तब 1793 में 20 जोड़ोगे 1813 पहुंचोगे, एंड दैट इज द आंसर. आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, चल आगे चलेंगे अपन. मूविंग अहेड, एक बार फटाफट देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा गया यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट. बेसिकली बजट को डिस्कस करने के लिए भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर मिल गया कि आप लोग बजट के ऊपर में डिस्कस कर सकते हो. बेसिकली कौन सा एक्ट था वो याद रखेंगे, दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. ठीक है,
1892 का एक्ट था जहां पे बेसिकली पावर दिया गया है कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, पास नहीं कर सकते, डिस्कस कर सकते। अब एक चीज को समझो, होता क्या है सर, 1858 के पहले जितने भी एक्ट्स बने थे, कौन कौन से एक्ट सर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1723 है ना, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है ना, फिर आपको 1793 का भी एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, ये सारे ऐसे एक्ट है जो 1858 के पहले बने हुए। 1859 के बाद कौन कौन से एक्ट बने सर, तो आपको दिखाई देगा 1860 के आसपास में एक्ट बना, 1862, 1892, 1909, 1919, 1935, ये सारे एक्ट्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हो और आपको नहीं पता तो जाकर के देखो प्लेलिस्ट में, इंडियन पॉलिटी इन 25 क्लासेस, पहली क्लास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक एक एक्ट को समझाया हुआ वहां पे। अब इस चीज को समझो, स्टार्टिंग में क्या होता है सर कि 1858 के पहले अंग्रेज, ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहां पे जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, पता है कैसी पॉलिसी थी, यहां पे उनकी पॉलिसी थी सेंट्रलाइज पॉलिसी थी। कैसी थी सर, सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण, हर कुछ को सेंट्रलाइज कर लो, पूरा पावर अंग्रेजों के हाथ में होना चाहिए, इंडिया को कैसे रेगुलेट करना है। लेकिन होता क्या है सर, 1857 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ जिसमें भारतीयों ने जम के पार्टिसिपेट किया अंग्रेजी कंपनी के अगेंस्ट में, अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, लेकिन वहां पे उनको एक लेसन सीखने को मिला। वो ये सीखते हैं कि भारत में अगर रूल करना है तो हमें भारतीयों को भी कहीं ना कहीं सिस्टम में लाना पड़ेगा, हम इनको सेपरेट करके अकेले रूल नहीं कर सकते, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इंडियंस इनटू द सिस्टम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और इसीलिए 1857 के बाद, यानी कि 1858 के एक्ट के बाद में अंग्रेजों की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई। पहले जो पॉलिसी थी सेंट्रलाइजेशन का, कि सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, अब उन्होंने अपनी पॉलिसी कर दिया सर डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अब इंडियंस को भी इंक्लूड करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि इंडियंस को कौन कौन सी समस्या है, इंडियंस किस प्रकार का रिवोल्ट प्लान कर रहे हैं, जिसको हम पहले ही काउंटर कर सके। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे स्टार्टेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर। और उसी डिसेंट्रलाइजेशन में 1892 में एक एक्ट आता है जो बोलता है कि अब हम अपने देश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनको पावर दे रहे हैं कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं, ताकि उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारतीय हैं उनको फील होना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत भले यहां पे रूल कर रहा है लेकिन हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है, ताकि अंग्रेजों के ऊपर में सीधा यूनिलैटरल प्रेशर ना बने। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां पे दिया, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जब भी पीवाईक्यू लगाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, क्वेश्चन ऐसे ही पीवाईक्यू से लगेगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अच्छा एक चीज और, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है, पहली बात तो इस पीपीटी में मैंने क्वेश्चन, जो भी टफ क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन दे दिया। बेसिकली जो इजी क्वेश्चन है मैं आपको हैंड टू हैंड समझाते जाऊंगा। इसका कंटेंट उनको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज यूपीएससी बाय रूपेश। अभी से लेकर के प्रीलिम्स आ रहा है ना, यानी कि मैं अगर आपको डेट बता दूं, मई 2026 तक कॉन्टिन्यूसली पीवाईक्यूज करेंगे हम, है ना। पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ये जो 3 सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ा सकता हूं, इन तीनों के पॉलिटी कराऊंगा, सीसैट भी कराऊंगा, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपीएससी दे रहे हो या फिर देश का कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो। पॉलिटी सबके लिए सेम है, ये चैप्टर सबके लिए सेम है, क्वेश्चन सबके लिए सेम है ना। ओनली द एक्सप्लेनेशन मैटर्स। आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सब कुछ याद हो जाएगा क्लास में। आई ओनली वांट वन थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द क्लासेस, दैट इज ऑल। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सर, In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? मैंने आपको ये क्लास में पढ़ाया हुआ, और ये पीवाईक्यूज है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव मेड। स्टेट में पूछेगा क्वेश्चन है, यूपीएससी के वन लाइनर से। ये देखो क्या होगा इसका आंसर, द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1723। समझो इस चीज को, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री से इसको जोड़ते हैं। होता क्या सर, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। क्या हुआ, बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल के रिसोर्स पे अपना पूरा जमजमाव कर लिया कि भैया बंगाल अब हमारे हाथ में, वी हैव यूनिलैटरल कंट्रोल ऑफ बंगाल रिसोर्सेस। और इसके बाद से इन्होंने स्टार्ट कर दिया डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि 1765 से लेकर के 1722 तक चलता है। मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो, आपके लिए कोर्स बना रहा हूं, एप्लीकेशन पे लेकर के आऊंगा, थोड़ा टाइम लग रहा है ताकि क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझो। 1765 से लेकर 1722 तक अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया, इसका नाम था सर, क्या था, डबल गवर्नमेंट सिस्टम। मतलब यहां पे पूरा पावर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो वहां के नवाब होंगे, जो वहां के नवाब होंगे, इनके ऊपर में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना। कहते हैं ना कि विद पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल मैं आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाऊं, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, कल आपके पास डीएम का पावर आ गया, तो आपके पास डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई, क्योंकि कल कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ जो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। यहां पे उल्टा हो रहा है सर,
यहाँ पे नवाब के ऊपर में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर कुछ भी नहीं है, पावर सब है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मतलब बंगाल को लूटा। 1772 के आसपास में जाकर के डबल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत को रेगुलेट कैसे करे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम बंगाल को कैसे रेगुलेट करें, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, उसका नाम ही था सर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब समझ में आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया 1773 में? देखो हिस्ट्री एंड पॉलिटी में ना बहुत कनेक्शंस है, अगर किसी ने बहुत ही कोहेरेंटली पढ़ा हुआ है वो सारे एग्जाम से ही करेगा, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज रेगुलेटिंग एक्ट। कब पास होता है सर? ये होता है सर पास 1773 में। अब ये एक्ट में पावरफुल चीजें क्या है, तो दो तीन प्रोविजन याद रखेंगे। सबसे पहला, ब्रिटिशर्स के लिए 3 ऐसे प्रेसिडेंसीज थे जहां से ब्रिटिशर्स ने पूरे देश को कंट्रोल किया हुआ था। एक था आपका बंगाल, कौन सा? बंगाल। एक है आपका बॉम्बे, कौन है सर? बॉम्बे। एक है आपका सर मद्रास, क्या है सर? मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसीज है जहां पे अंग्रेजों ने अपने हेडक्वार्टर्स को बनाए हुए, और इन 3 प्रेसिडेंसीज के माध्यम से वो देश को रेगुलेट कर रहे हैं। अब इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा पैसा उनको बंगाल दे रहा है, क्यों? क्योंकि बंगाल में रिसोर्स बहुत ज्यादा है और बंगाल को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद दे हैड कंट्रोल ऑफ इंटायर बंगाल। अब उन्होंने क्या बोला कि इन तीनों प्रेसिडेंसीज में हम गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। क्या अपॉइंट कर रहे हैं? गवर्नर। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, ये बोलता है कि बंगाल से हमें ज्यादा पैसा आ रहा है, बंगाल से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, एक काम करो, जो बंगाल के गवर्नर है ना, इनको बना दो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको ऊपर कर दो और इनके सबऑर्डिनेट में बना दो बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेड होंगे और इनके सबऑर्डिनेट होंगे सर गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ कहां के? आपके बॉम्बे। और ऊपर कौन है सर? बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी कि इन शॉर्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल का प्रमोशन हो गया और इनके सबऑर्डिनेट बन गए 2 अलग अलग प्रेसिडेंसीज के गवर्नर। प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और कलकत्ता कहीं ना कहीं इनके लिए कैपिटल बन चुका था, बिकॉज कोलकाता से बहुत ही बड़े मात्रा में व्यापार हो रहा था। इसी कोलकाता में इन्होंने सर सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। कोलकाता में ही क्यों स्टैब्लिश किया गया? मैं आपसे पूछूं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में ही क्यों स्टैब्लिश है आज? क्योंकि सर आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया था उसका राजधानी कोलकाता था। That is the reason why there was Supreme Court in the Kolkata, which was established by the Regulating Act of 1773. So all these acts have a great connection. Please make sure every one of you that you read them thoroughly, है ना? चल, moving ahead with the next question, and here is the next question. देखो क्या लिखा हुआ है, with reference to the establishment of Supreme Court, okay, which of the following statement is correct? देखो फिर से आपके स्टेट पीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। जी हाँ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एंड लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट हमें नहीं पता भैया कौन है सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी पीएससी एग्जाम्स है वो स्टेट के हो या फिर यूनियन का हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी एग्जाम हो, वो क्वेश्चन को गलत करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करता। जो कोर फैक्ट है ना, जिस फैक्ट को इजीली चेंज करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो वहां पे ट्रैप प्ले करता है। अगर आप देखो इस ऑप्शन में अगर मैं इस नाम को बदल दूं तो मुझे बहुत कम मेहनत करना पड़ा और ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बहुत बार वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के नाम को चेंज कर देंगे। स्टेटमेंट सेम है, दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल कैपिटल बैंक्स, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय XYZ। वो क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट सेम है, कौन पब्लिश कर रहा है बस उसका नाम बदल दिया। स्टेटमेंट सेम है, कौन चीफ जस्टिस होंगे बस उनका नाम यहां पे बदलने के चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड। मतलब एप्टीट्यूड आप इसी तरीके से डेवलप करोगे। अगर मैं आपको प्रीसाइजली बताऊं तो ऑब्वियसली दिस इज द रॉन्ग आंसर, इसका राइट आंसर ओनली 1। आप लोग जाओगे, चेक करोगे, बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में सर सबसे पहले गवर्नर जनरल सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, जो 1773 में स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नहीं पता चेक करो, गूगल करो और कॉमेंट डाउन करो। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो फैक्ट का रिटेंशन ज्यादा रहेगा, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए यूपीएससी में इस बार। सो मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू एटलीस्ट गो एंड चेक दिस, है ना। चलो, कौन सा एक्ट है जो फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश करता है? बहुत ही सिंपल सा है सर, 1935 का एक्ट है जो फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश कर रहा है। फेडरल वही ना जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। और सबसे पहले जज कौन बैठते हैं इसमें, तो इसका नाम याद रखना, सर मॉरिस गेयर, है ना। ये सबसे पहले आपके चीफ जस्टिस बनते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो इस पे आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपका नॉलेज बेस टेस्ट करेगा कि बेसिकली आपने सारे एक्ट्स को कितने डिटेल में पढ़ा हुआ। आई थिंक ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने सभी एस्पिरेंट्स को बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी पहले दोनों काम करती थी। कौन से दोनों काम करती थी सर? वो पॉलिटिकली अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है, राजा महाराजाओं के साथ लड़ाई भी कर रही है,
दूसरी तरफ में वो इकोनॉमिक पे भी ध्यान दे रही है कि हमें कैसे व्यापार बढ़ाना है। और मैंने आपको हमेशा बताया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार बढ़ाने के लिए। अब वो व्यापार बढ़ाने के साथ साथ इस चीज पे भी ध्यान देने लग गई कि मैं किस राजा को हटाऊं, कहां पे किसको एनेक्स करूं, मतलब वो पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव होने लग गया। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इफेक्टिवनेस कम हो रही थी। तो एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट में बताया गया कि हम 2 बॉडीज बनाएंगे। एक बॉडी का काम होगा कि बस आप पॉलिटिकल चीजों को देखोगे, एक बॉडी का काम होगा कि आप देश में इकोनॉमिक चीजों को देखोगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से भारत को रूल कर पाए, वो राजा महाराजाओं के साथ युद्ध भी कर पाए और साथ में व्यापार भी करते रहे। पहले क्या हो रहा था, एक ही बॉडी है, एक ही ऑफिस है, एक ही कंपनी है, वो राजा महाराजाओं से दोस्ती कर रही है, लड़ाई कर रही है, व्यापार भी कर रही है। अब एक ही इंसान सब काम तो नहीं कर सकता ना, देयर शुड बी डिफरेंट बॉडीज। तो एक पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया सर? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उस एक्ट ने 2 अलग अलग बॉडीज को क्रिएट किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल चीजों को देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो इकोनॉमिक इश्यूज को देखेगा। तो बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पिट्स इंडिया एक्ट से बनाया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, द डबल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम किस एक्ट से बनाया गया? मतलब 2 बॉडीज के द्वारा रेगुलेशन किस एक्ट से किया गया? सर पिट्स इंडिया, है ना, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आपको भी पता है सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब वो 3 बार रिपीट हुआ अभी रेगुलर बेसिस पे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 2023 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कमीशन एग्जाम्स। दिस इज द थीम, इसको ध्यान रखेंगे, राइट। तो इसका क्या होगा सर? बी का 1 होगा। अब एक बार इसी बेसिस पे देखो, क्या आप कहीं पे कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हो? ए का 2, चलो भैया ए का 2 में हमें 2 दिख रहा है, तो ए का 1 काटो और यहां भी ए का 1 काटो, है ना, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 एंड सॉरी यस ए का 2 एंड बी का 1, हाँ ये। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। बाकी हम सभी ने भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है सर, कि इंग्लिश मिशनरीज को क्या चार्टर एक्ट मतलब 1813 ने इंग्लिश मिशनरीज को भारत में आके इन्वेस्ट करने का मौका दिया और लॉ कमीशन, लॉ मेंबर जो थे वॉइसरे का, वो बेसिकली चार्टर एक्ट 1833 के अंदर बनाया गया। तो ये हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ, बट बेसिकली इन 2 फैक्ट्स के बेसिस पे भी आपका आंसर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट। अगर आपको नहीं पता तो याद रख लेना, है ना, इंग्लिश मिशनरीज को आने के लिए कौन सा चार्टर एक्ट दिया गया, लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल का कौन बनाया सबसे पहले एक्ट से, लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया और चार्टर एक्ट 1833 में बनाया गया। मैंने आपको क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। चलो भैया इसका आंसर बताओ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है सर डबल रूल, है ना, मतलब 2 अलग अलग ऑर्गन्स रूल करेंगे, इसी को अपन डायरकी कहते हैं। डायरकी की शुरुआत भारत में कब होती है? तो सर डायरकी की शुरुआत भारत में होती है 1919 में, 1919 में। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें होता क्या है सर कि एक तो थे आपके गवर्नर और एक थे आपके मिनिस्टर्स, है ना। अब अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था वो ये बनाया था कि मिनिस्टर्स जो है इलेक्शन लड़ करके जीत करके आएंगे, यानी कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, लोगों के द्वारा मिनिस्टर्स चुने जाएंगे। और जो गवर्नर होंगे इनको अंग्रेज खुद नॉमिनेट करेंगे कि भैया इस प्रोविंस में हम इस इंसान को गवर्नर बना रहे हैं। अब इस गवर्नर के पास ना उन्होंने कुछ पावर्स एक्स्ट्रा दे दिया था, इसलिए एक्स्ट्रा दे दिया था ताकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना भी रहे हैं तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारे गवर्नर के पास एक्स्ट्रा पावर होना चाहिए। हो सकता है कि कल सभी मिनिस्टर मिलकर के कोई एक ऐसा एक्ट पास कर दे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट हो, तो ऐसा नहीं हो सके। हमने अपने गवर्नर के पास में एक्स्ट्रा पावर देना होना चाहिए जो अंग्रेजों के हिसाब से रूल किया जाए, इवन दो वो एरिया में डेमोक्रेसी क्यों ना आ जाए, बट फिर भी हम ही अपने हिसाब से उसको रूल करें, है ना। तो इन्होंने क्या किया सर, अपने गवर्नर को नॉमिनेट किया और इस गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दिया, एक लिस्ट बना दिया, इसका नाम था सर रिजर्व लिस्ट। क्या नाम था? रिजर्व लिस्ट। यानी कि ऐसा बोला गया रिजर्व लिस्ट के अंदर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो ए बी सी डी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट से इश्यूज है, इनके ऊपर में कानून बनाया जाएगा। अभी जो भी इश्यूज को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है, इस इशू के ऊपर में कभी भी कोई भी डिसीजन सिर्फ गवर्नर ही ले सकते, इस पे मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं है। अगर एक बार गवर्नर ने बोल दिया कि मैं एक्ट बी को पास करूंगा और सारे मिनिस्टर्स बोले कि एक्ट बी पास नहीं होगा, लेकिन गवर्नर ने कह दिया, तो ये एक्ट पास होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व लिस्ट के अंदर में, जहां पे गवर्नर के पास में स्पेशल पावर है। अब गवर्नर कौन से एक्ट को पास करेगा, कौन से नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर किसका बंदा है सर? ये अंग्रेजों का बंदा है, तो जो अंग्रेज बोलेंगे उसी एक्ट को पास करेगा। यानी कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पास में अच्छा खासा पावर रखा हुआ है कि किस तरीके से मिनिस्टर्स के डिसीजन को ओवरराइड कर सके। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑन द अदर हैंड जो मिनिस्टर्स है इनको भी कुछ इश्यूज दिए गए, फॉर एग्जांपल ई एफ जी एच। अब ये ऐसे इश्यूज है जिसमें मिनिस्टर्स आपस में डिस्कशन करके पास करेंगे और गवर्नर का साइन लगेगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। मतलब इन इश्यूज के ऊपर में अगर काम करना है तो मिनिस्टर्स के साथ साथ में गवर्नर दोनों मिल करके काम करेंगे इन इश्यूज के ऊपर में। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे सिर्फ गवर्नर ही डिसीजन लेगा।
राइट, दैट इज द रिजर्व लिस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, रिजर्व लिस्ट कहते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया सर, दो अलग अलग प्रकार के लिस्ट बना दिए। एक बना दिया रिजर्व लिस्ट जो गवर्नर के पास है, और एक है नॉर्मल लिस्ट जिसपे गवर्नर के साथ मिनिस्टर आपस में मिलकर के रूल करेंगे, डिसीजन लेंगे। इसी को हम बोलते हैं सर डायरकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इस डायरकी को प्रोविंस में स्टैब्लिश किया था। कहां किया था सर, प्रोविंस। अब समझो प्रोविंस मतलब क्या होता है, मतलब स्टेट्स में, जितने भी हमारे देश के स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में, उन सभी प्रोविंसेस में बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था डायरकी को। समझो इस चीज को, ठीक है। और 1935 के एक्ट ने, मैं एक और चीज बता दूं, 1935 के एक्ट ने क्या कर दिया सर, इस डायरकी को प्रोविंस से हटा करके इसको लगा दिया सेंटर पे, समझो, है ना। यानी कि 1919 के एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, वो डायरकी लगाया गया था कहां पे सर, प्रोविंस में। 1935 के एक्ट ने इस डायरकी को प्रोविंस से हटा करके कहां लगा दिया, सेंटर में। यानी कि अब सेंटर में भी दो अलग अलग प्रकार के लिस्ट बन गए, एक जिसमें वॉइसरॉय के पास में पूरा पावर हो, यानी कि वॉइसरॉय के पास रिजर्व लिस्ट, और एक वॉइसरॉय प्लस मिनिस्टर, है ना। क्योंकि देखो सेंटर में वॉइसरॉय है और प्रोविंस में गवर्नर है, तो यहां गवर्नर के पास में था रिजर्व लिस्ट। जब ये डायरकी प्रोविंस से हट करके सेंटर में गया तो अब ये रिजर्व लिस्ट का पावर किसके पास आ गया सर, वॉइसरॉय के पास आ गया। इसी को अपन डायरकी बोलेंगे। आई थिंक मैंने आपको डायरकी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, 1919 में क्या था, 35 में क्या हुआ और किस तरीके से डायरकी फंक्शन करता है। इसी चीज को मैंने आपको अपनी क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सेकंड वीडियो में पॉलिटी 25 डेज चैलेंज में बहुत डिटेल में समझाया था। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, इट्स वेरी इजी, आराम से कर लोगे। चलो, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार रीड कर लेना। बाकी रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स थे, है ना, जनरल लिस्ट में कौन था, वहां पे डिटेल तरीके से लिखा हुआ है। चलो, Which of the following act set up डायरकी at the central level? 1935 का एक्ट, मैंने क्या बताया, 1919 में डायरकी को लगाया गया था प्रोविंस में, 1935 में उसको प्रोविंस से उठा के लगा दिया गया सर सेंटर में। सिंपल, कितना सिंपल है बताओ, है ना। चल अगले पे आ जाओ। Which of the following is our फीचर्स और प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है सर, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। दूसरा क्या रहा है सर, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तीसरा क्या रहा है सर, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। पहले इस चीज को समझो, ये जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ये दिया गया था सर 1909 में। किस में दिया गया था, 1909 में। और इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं हम इसको, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। फटाफट बताओ मुझे इस एक्ट का नाम क्या था। इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फटाफट बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कॉम्युनल बेसिस पे इलेक्टोरेट दिया गया था। 1919 में तो इसको बढ़ा दिया गया था, क्रिश्चियंस को, सिख को, सभी धर्मों को दे दिया गया था, लेकिन शुरुआत 1909 में हुआ था। तो ये तो सर आपका गलत है। चलो, 2 को एलिमिनेट कर दिया हमने, 1 and 3 and 1, यानी कि 1 तो बाय डिफॉल्ट सही है और ये बात भी सही है सर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी को प्रोविंस में कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 में। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उस वक्त सही बता रहा था, तो पहला ऑप्शन तो सही है। तीसरा कह रहा है सर, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। इस चीज को भी समझो। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कहने का मतलब क्या है, आपको पता है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है। मतलब कौन कौन से इश्यूज है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से इश्यूज है जिसपे सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, और कौन से इश्यूज है जिसपे दोनों कानून बनाएंगे। तो क्या कहते हैं इसको हम, यूनियन लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट, और इसको हम बोलते हैं सर कंकरेंट लिस्ट। ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के हमें लिस्ट आज भी हमारे गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और इन तीनों लिस्ट में जो इश्यूज है ना, उस पर्टिकुलर इश्यूज पे उन लिस्ट के अथॉरिटीज कानून बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज को यूनियन लिस्ट में अगर कोई इशू है तो उस पर कानून पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट में कोई इशू है तो उस पर कानून स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा। अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई इशू है तो उसमें दोनों कानून बनाएंगे, मतलब उसमें सर यूनियन भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बनाएगा। इट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना, हमारी पॉलिटी में दिया हुआ है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो याद रखना सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया था कि 2 लिस्ट बनाया जा रहा है, एक यूनियन का लिस्ट होगा और एक प्रोविंसेस का लिस्ट होगा। यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बनाएगा, प्रोविंसेस लिस्ट में जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है वो कानून बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको और बढ़ा दिया गया और उसमें बोला गया हम एक और लिस्ट ऐड कर रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और प्रोविंस दोनों कानून बना पाएंगे। इसको ऐड कर दिया गया 1935 में। लेकिन 1919 में क्या हुआ था सर, कि जो सेंटर के पास पावर था उसको डिवाइड कर दिया गया है प्रोविंसेस के साथ। मतलब यूनियन का लिस्ट अलग है, प्रोविंस का लिस्ट अलग है। इसकी शुरुआत होती है 1919 में। 1935 में और बड़ा हो गया, कंकरेंट लिस्ट में आ गया। अब इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। सही बात है।
जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो पहले सिर्फ सेंटर के पास था, हमने प्रोविंस को दे दिया ना, मतलब दो लिस्ट बना दिया। जो सेंटर है वो यूनियन लिस्ट में कानून बनाएगा और प्रोविंस लिस्ट पे प्रोविंस कानून बनाएगा। इसको 1919 में ऐड किया गया। दैट इज करेक्ट, isn't that right? So this is करेक्ट ऑप्शन। तो इसका क्या होगा सर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है तो आप इस वीडियो को 2x पे लगा लो, 1.5 पे लगाओ। 1.5 विल सूट द बेस्ट। 2x पे मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, शायद सुनाई ना दे आपको, अनलेस अगर आपका बहुत ही तेज कुछ सुपर फास्ट सुपर नेचुरल पावर हो तो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया, ठीक है। It recommended granting voting rights to all the women above the age 21. Next क्या बोल रहा है सर? The Government of India Act 1935 gave women reserved seats in the legislature. सोचो क्या बोल रहा है? The Government of India Act 1935 gave women reserved list in the legislature. Option 2 is 100% correct. मैंने आप सभी को बताया था कि 1909 में मुस्लिम्स को कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 1919 में उस कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा करके सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को सबको दे दिया गया था। और 1935 में वो अब रिलीजन से हटा करके हर एक अलग अलग कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल वुमेन्स को मिल रहा है, बैकवर्ड क्लासेस को मिल रहा है, लेबर्स को मिल रहा है, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है। समझो इस चीज को। एंड प्रिसाइजली इसी ऑप्शन के ऊपर में यूपीएससी, है ना, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू द वुमेन। यस, दैट इज करेक्ट। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, दिस इज करेक्ट। लेकिन इस चीज को याद रखना कि 1919 के एक्ट में आप ऐसा कहीं भी नहीं हमने पढ़ा हुआ, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा था कि महिलाएं जो 21 साल के ऊपर होंगी उनको हम वोटिंग राइट देंगे। द ट्रुथ इज कि महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत देर से मिला। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो शायद आप सरप्राइज जाओगे। फ्रांस ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1700 एंड समथिंग में, उसने जाकर के महिलाओं को वोटिंग राइट 1940 के आसपास में दिया था। तो पूरी दुनिया में बेसिकली महिलाओं को वोटिंग राइट काफी लेट मिला हुआ है। सो दैट इज रॉन्ग। अगर आप बेसिक लॉजिक में लगाओगे तो भारत में इतना जल्दी कहां से मिल जाएगा जो पूरी दुनिया में नहीं मिला। हम वेस्टर्न कंट्री से इंस्पायर्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं दे रही तो इंडिया कहां से दे देगा इस टाइम पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, लॉजिक है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, बेसिक एनसीईआरटी भी समझा हुआ है, तो आप क्वेश्चन करके जाओगे। इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। अगर नहीं एप्टीट्यूड डेवलप तो आप इस सीरीज को फॉलो करो, मैं डेवलप कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा। हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आप इसको और कैसे सोच सकते थे, सो एज टू रीच टू द राइट आंसर। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे। सभी सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं ताकि क्लास के बाद भी आपके पास में सॉल्यूशंस हो, इफ इन केस यू मिस आउट टू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें, कौन सा सही है? The Government of India Act 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. The Indian civil services in 1941, the percentage of Indian was more as compared to the Europeans. अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। 1941 में ऐसा बोला गया, the percentage of Indian was more compared to the Europeans in the Indian civil services. इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या बढ़ गई थी अंग्रेजों के कंपैरिजन में। कब की बात हो रही है सर? 1941। दिस इज करेक्ट। लॉजिकली सोचो क्यों सही हो सकता है सर? 1940s के बाद सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोल में था। ऐसा लग रहा था कि देश आज नहीं तो कल आजाद होगा ही। इनफैक्ट 1930 में जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं पे अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत में लंबे समय तक रूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ गई है, लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया। 1909 में हिंदू मुस्लिम्स को तोड़ दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो मुस्लिम्स को। 1919 में सभी धर्मों को तोड़ दो, सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मुस्लिम्स को तो दे ही दिया हुआ है, क्रिश्चियंस को भी दे दो, एंग्लो इंडियन को दे दो, सबको तोड़ दो। इसके बावजूद 1930 में अगर सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी एक साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ी है, तो ब्रिटिशर्स हैड अंडरस्टूड कि टुडे और टुमारो दे हैव टू लीव इंडिया। इट इज जस्ट दैट वो टाइम कितनी जल्दी आता है। 1940 आते आते बट ऑब्वियस था कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज वाज हाई। इंडियंस की संख्या बढ़ चुकी थी, बहुत इंडियंस थे जो अथॉरिटी में थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे अंग्रेजों के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस एक बार टेबल पे बैठ के इक्वल पार्टनर्स की तरह इंडिया को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे, इंडिया के फ्यूचर को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो बहुत छोटी सी बात है कि भारत में सिविल सर्वेंट्स की संख्या, भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी यूरोपियंस के कंपेरिजन में, क्योंकि इस टाइम तक क्लियर हो चुका था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, इस टाइम तक क्लियर हो चुका था कि हमें संविधान चाहिए, इस टाइम तक ये भी क्लियर हो चुका था कि हमें आजादी चाहिए। वी वांट नथिंग लेस देन इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए।
तो जब डिमांड्स इतने हाई हैं तो उसके कंपैरिजन में कितनी छोटी सी बात है कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या बढ़ाओ। भैया भारतीय बोल रहे कि देश आजाद करो, संख्या बढ़ाओ तो बहुत छोटी सी बात है ना। ये आजादी वाली डिमांड इस टाइम पे पिक पे था। संख्या बढ़ाओ वाली चीज कब चल रही थी? जब मॉडरेट्स का फेज था, 1858, 1860, 1880s के आसपास में, जब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स थे जो इस चीज को डिमांड कर रहे थे। देखो ये पॉलिटी का वो सेक्शन है जो हिस्ट्री के साथ लगता है, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ तो आप शायद इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। आई एम हिस्ट्री टीचर एज वेल, इवन माय ऑप्शनल वाज हिस्ट्री, सो आई कैन रिलेट दीस थिंग्स वेरी इजीली। बट डोंट वरी, इफ यू गाइस आर फेसिंग ट्रबल इन हिस्ट्री, आई विल बी वेरी सून कमिंग अप विद अ सीरीज, है ना। कोशिश करेंगे अपन, चूंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी पीवाईक्यू चलेगा पॉलिटी का प्लस इकोनॉमिक्स चलेगा, इसके साथ मेरे अदर एंगेजमेंट्स भी है बाकी जगहों पे। इट्स नॉट ऑब्वियसली पॉसिबल कि अपन 3-4 चीज एक साथ कर पाए, इसी को अपन कंसिस्टेंटली करेंगे। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक सीरीज लेकर के आ जाऊं एटलीस्ट बाय द दिसंबर मिड, ताकि आपका मॉडर्न इंडिया कवर अप होते चले, है ना। चलो, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने बेसिकली ये बात भी सही है सर कि बोल दिया था कि हम इंडियन सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो इंडिया में ही होगा। मतलब देखो, आपको पता होगा ये बात, 1853 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि सिविल सर्विसेज का हमें एग्जाम लेना है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम हो रहा था ये इंग्लैंड में हो रहा था। 1919 में जाकर के एग्जाम भारत में होना स्टार्ट हुआ, पहले इलाहाबाद में होता है फिर ये दिल्ली में होना स्टार्ट हो जाता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर नहीं पता था तो इसको वैलिडेशन कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। लॉर्ड मैकॉले का रिपोर्ट आया था, ठीक है, बहुत पुराना रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट ने कह दिया था कि हम इंडियंस को मेरिट बेस पे सिविल सर्विसेज में रखेंगे 1854 के आसपास में, और इसके लिए सिविल सर्विसेज का एक कमीशन बनाया गया था लंदन में, और वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना स्टार्ट हो गया था बेसिकली 1885 के आसपास में। अगर आप भारतीय सिविल सेवा में आना चाहते हैं तो आप लंदन में जाकर के एग्जाम देंगे, फिर आपकी पोस्टिंग भारत में होगी, और इस पेपर में दुनिया भर के लैंग्वेजेस, लैटिन, अरब, बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ता था। एनीवेज, जाकर के 1919 में एक एक्ट आता है जिसने कहा कि हम सेपरेट एग्जामिनेशन कमीशन बनाएंगे इंडियन सिविल सर्विसेज का, जिसमें हम भारतीयों का सिलेक्शन करेंगे भारत में ही। ये एग्जाम पहले इलाहाबाद में हुआ, बाद में दिल्ली में होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है दिल्ली कैपिटल बन चुका था। सो दिस एग्जाम स्टार्टेड टू टेक प्लेस इन दिल्ली, तो ये सिविल सर्विस का एग्जाम दिल्ली में होने लग गया, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ में आता है संवैधानिक। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहां पे एक इंसान बहुत ज्यादा पावर को यूज करे, जैसे राजा महाराजा होते हैं, जैसे कोई भी इंसान जिसके पास में अथॉरिटी ज्यादा, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेसी। लेकिन जो इंसान जिसके पास बहुत अथॉरिटी है वो हर कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर में संविधान का थोड़ा सा प्रेशर है, उसके पावर्स पे थोड़ा लिमिट लगाया गया, आप हर कुछ नहीं कर सकते। जैसे लिमिटेड गवर्नमेंट होता है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संविधानिक सरकार को हम लिमिटेड गवर्नमेंट कहते हैं। यूपीएससी ने 2021 में 23 में इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। मतलब अगर एक सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है तो उसकी शक्तियां लिमिटेड है, राइट। अगर मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं देश का सबसे पावरफुल इंसान हूं, तो मैं बताऊंगा किसका इलेक्शन यहाँ पे होगा। नहीं, वो लिमिटेड है, मेरे पास में पावर नहीं है। वो पावर है इलेक्शन कमीशन का, वो बताएगी कि किसका इलेक्शन होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस स्टेट को इतना पैसा दूंगा, मेरे पास लिमिटेड पावर है, ठीक है। उसके लिए फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है, वो बताएगा कि इस स्टेट को कितना पैसा जाएगा, राइट। इवन आई एम प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास पावर्स बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का पार्ट हूं। हर इंसान के, हर बॉडी के पावर्स को एक जगह लिखा गया है संविधान में, इसलिए सबके पावर्स पे लिमिटेशन है। इसलिए हम कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। रट्टा नहीं मार रहा, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वी डोंट डू ऑर्डिनरी, राइट। सो वी आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी ऑर्डिनरी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा रहे हैं अपन, है ना। रट्टा नहीं मारेंगे, ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये। चलो, बहुत हो गया, वापस से आते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? मतलब पावर तो है, संविधान के हिसाब से चल तो चीजें रही है, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास में पावर ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। क्यों? क्योंकि 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत ज्यादा संवैधानिक रूप से चीजें बदल चुकी थी, पावर्स ऐड कर दिया गया था, अलग अलग ऑर्गन्स के पास पावर था। लेकिन उन जिन भी ऑर्गन्स को पावर दिया गया था उनके ऊपर में संवैधानिक रूप से कुछ प्रेशर भी था, बट वो थोड़े ऑटोक्रेटिक भी थे। ऑटोक्रेटिक कैसे थे? तो आप देखो सर, डायरकी सिस्टम। अब यहाँ पे वॉइस रहे, अब ये चाह रहा है तो जिसको चाह रहा है उसको रिजर्व लिस्ट में डाल दे रहा है, जिसको चाह रहा है उसको जनरल लिस्ट में डाल रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है सर कि पावर तो है, राइट, संविधान तो बना दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके पास में ऑटोक्रेटिक पावर है, ज्यादा पावर है। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड ऑटोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी। अब आप बोलोगे सर ये डायरकी वाला सिस्टम तो 1919 में था, 1919 के एक्ट को क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि 1919 के एक्ट में बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दिया गया था लोगों को, जो 1935 में दिया गया।
फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया था कि रिजर्व क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ कंकरेंट लिस्ट हो गया। फिर आपको पता चलेगा सर फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। तो संवैधानिक रूप से 1935 के एक्ट में बहुत कुछ बदलाव किया गया जो 1919 में नहीं था। दैट इज द रीजन वाई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हम 1935 के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं, और ऑटोक्रेसी इसलिए यूज कर रहे हैं कि इतना कुछ देने के बावजूद भी वॉइसरे के पास में बहुत पावर है, वो जिस इशू पे चाहे कानून बनाए, जिस पे चाहे ना बनाए, उसके पास में पूर्ण रूप से रिजर्व लिस्ट है। दैट इज द रीजन वाई 1935 एक्ट सूट्स द मोस्ट अंडर दिस टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अभी अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना यूपीएससी में, ट्रस्ट मी 90% बच्चे वहां गलत करके आएंगे, ट्रस्ट मी, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल लाइक स्टार्ट टू पैनिक कि पता नहीं क्या ही पूछ दिया। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, कॉमन सेंस, और जो हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अभी हर एक क्लास में अपन क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, साथ में आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे बिल्डअप हो जाएगा। चलो इस पे देखो, फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताने की आवश्यकता है क्या, डायरकी को सेंटर में कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बताओ फटाफट बताओ, कहां पे इंट्रोड्यूस किया 1935 में। डायरकी को प्रोविंसेस में कहां इंट्रोड्यूस किया गया था सर 1919 में, है ना, और सेंटर में 1935 में किया गया। चलो क्या बोला गया सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, 1935 में इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एडॉप्ट नहीं किया गया था, जो 1935 का हिस्सा नहीं है, कौन सा ऐसा जो 1935 का हिस्सा नहीं है। So the right answer is written constitution for the country। 1935 में अपने पास में कोई written constitution नहीं था, that is the right answer। बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेजिस्लेचर के लिए ऐड किया गया था। फेडरेशन होगा हमारे पास में, है ना, फेडरेशन मतलब कहीं ना कहीं पावर हम स्टेट्स और सेंटर के साथ डिवाइड करेंगे। ऑफिशियल मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेचर में उसको हम नॉमिनेट करेंगे, सब चीज था। हमारे पास में कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए ड्राफ्टिंग कमीशन बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखती है, बी आर अम्बेडकर साहब उसके हेड थे। तो इस तरीके से चीजें आगे चलती है ना। चल यहाँ पे पढ़ सकते हो कि रीड दिस पर्टिकुलर स्टफ हियर। बाकी क्वेश्चन कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफ्रेज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पूरी तरीके से पूरी असेंबली एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे बनी थी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे वो सब वोट के द्वारा गए थे, लोग द्वारा चुन के गए थे। मैं आपको एक चीज समझा दूं, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था ना, राइट, इसमें किस तरीके से लोग जाते हैं सबसे पहले समझो। एक तो वो होते हैं सर जो इलेक्शन करके यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जिनका इलेक्शन हो रहा है। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो, क्योंकि इस टाइम पे प्रिंसली स्टेट है ना, छोटे छोटे ऐसे प्रिंसली स्टेट है जिसमें राजा महाराजा है, तो उन प्रिंसली स्टेट से सर लोग नॉमिनेट होके भी जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सर, नॉमिनेट होकर के भी जा रहे हैं। समझो इस चीज को, मैंने आपको क्या बताया कि सर सबसे पहले कुछ ऐसे लोग हैं जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी स्टेट्स है, क्या है सर, जितने भी प्रोविंसेस है इसमें से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि वोट के द्वारा जा रहे हैं, लोग वोट करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे। और जो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स है जिनमें छोटे मोटे राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, जो 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, यहां से राजा महाराजाओं ने अपने इंसान को नॉमिनेट किया यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पूर्ण रूप से ना ही इलेक्टेड बॉडी है, ना ही पूर्ण रूप से वो नॉमिनेटेड बॉडी है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो जो क्या लिखा हुआ है, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, नहीं भैया पूर्ण रूप से तो नहीं बेस्ड है। द असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, एडल्ट सफरेज का मतलब ही होता है डायरेक्ट इलेक्शन, अगर पहला वाला नहीं होगा तो दूसरा कैसे हो जाएगा। असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी, जी हाँ सही बात है, अलग अलग पार्टीज के लोग थे। एंड क्या लिखा हुआ है सर, असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, हाँ जी असेंबली के अंदर में बहुत सारी कमिटीज भी थी, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। पूर्ण रूप से किसी एक का डोमिनेंस नहीं था। अब देखो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर, अब जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया वो कौन थे, वो अंग्रेजी पार्लियामेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, दैट्स रॉन्ग। वो नॉमिनेट किए गए थे गवर्नर जनरल के द्वारा, दैट्स रॉन्ग। नॉमिनेशन किसके द्वारा हुआ है, प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। जो भी छोटे मोटे राजा महाराजा उन्होंने अपने एरिया से किसको भेजना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने नॉमिनेट किया। जहां राजा महाराजा नहीं है, नॉर्मल प्रोविंस है, वहां पे आम जनता ने वोट किया, सिंपल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग के द्वारा भी लोग जा रहे हैं और राजाओं की तरह नॉमिनेट करके भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, है ना। फिर सर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एट वेरियस प्रोविंस, दिस इज करेक्ट। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग, नहीं भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग इलेक्ट नहीं कर रही, आम जनता इलेक्ट कर रही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। लॉजिकल क्वेश्चंस है, इनको गलत नहीं करना। देखो मैंने यहाँ पे नंबर्स भी दे दिए हैं ताकि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है नंबर, तो जो लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं वो थे 292 मेंबर्स जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके गए थे।
4 ऐसे मेंबर थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी कि जो कमिश्नरेट प्रोविंस था वहां से नॉमिनेट हुए थे, और सर 93 लोग ऐसे थे जो एक्चुअली में प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, तो ये नंबर्स अगर ध्यान में रख सको तो रख लेना, कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो यू शुड नो द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविंसेस से वो कौन थे? वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ प्रोविंस, they were nominated by the Indian National Congress, they were elected by the provincial legislative assembly, they selected by the government for their expertise in the constitutional matter. The right answer is sir option A, they directly elected by the people of those provinces. लेकिन ये भी गलत हो जाता अगर यहाँ पे लिखा होता only elected by, यहाँ पे कोई वर्ड only तो यूज नहीं किया गया, नॉर्मल है ना डायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज ट्रू। हाँ भैया डायरेक्टली इलेक्टेड थे, ये भी तो है, नॉमिनेटेड भी थे, है ना, तो बोथ ऑफ देम आर देयर। लेकिन अगर कहीं भी इसमें ओनली यूज हो जाता तो ये भी आपका गलत हो जाता। तो बस वही है, कॉन्सेप्ट सेम है, देखो सेम कॉन्सेप्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस लगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, आई थिंक आईएएस के एग्जाम में 2023 के प्रीलिम्स में मल्टी करेक्ट में एक ऑप्शन था, है ना, ऐसे क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था 2023 में, बहुत ही एब्सर्ड सा पेपर आया था कि पहला असेंबली कब हुआ, इंडियन नेशनल फ्लैग की कमेटी का मेंबर कौन था, इंडियन नेशनल फ्लैग का डायमेंशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल से पूछे गए थे 23 में। तो इस टाइप से ना कभी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में एक ऑप्शन में आईएएस एग्जाम में आता है, और स्टेट पीएससी में तो आता ही आता है फैक्ट पे क्वेश्चन। तो याद रखना जो सबसे पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये हुआ था सर 9 दिसंबर 1946 द डेट व्हेन द फर्स्ट डे और यू कैन से द फर्स्ट सेशन और द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। ठीक है, क्या था सर 9 दिसंबर 1946। चलो नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which of the following sentences is are correct। अगर हम सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, है ना, संविधान को फॉर्म करने की बात करें, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ठीक है, समझे इस चीज को, रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या फिर आप इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हो। मैंने आपको प्रियम्बल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रियम्बल बन गया, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सर जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, दैट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा जो प्रियम्बल है इट फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ट्रू। प्रियम्बल जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि प्रियम्बल में जो सबसे स्टार्टिंग लाइन होता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा हमारे देश का नेचर कैसा है, वो भी आपको प्रियम्बल में है, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये आपके देश का नेचर बता रहा है। जैसे कहते हैं ना वो इंसान का नेचर क्या है, गुस्से वाला है, अच्छा इंसान है, वैसे देश का नेचर क्या है, देश सॉवरेन है, खुद के डिसीजंस खुद से ले सकता है, सोशलिस्ट है, सबको एक समान देखेगा, सेक्युलर है, सभी धर्मों को एक समान लेकर के चलेगा, है ना, रिपब्लिक है, हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। समझो इस चीज को, ये सबका सब आपके देश का नेचर बता रहा है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग हो उनको जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। याद आ रहा है सबको, समथिंग दैट वी हैव कवर्ड इन द क्लासेस, दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद करो प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद है, ऐसे स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो सही है सर, है ना, लोग ही है जो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ अथॉरिटी पावर का। नेक्स्ट है सर, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। अब आप खुद मुझे बताओ, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, क्या हम लोग राष्ट्रपति महोदय के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते। तो सिर्फ आपका 4 वाला इसका गलत है। तो क्या होगा इसका, द राइट आंसर इज सर ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो देखो एक क्वेश्चन ने आपके पूरा प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लिया, है ना, दैट्स हाउ यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस। चलो, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने किया था भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था सर, हम सभी को पता, ऑल ऑफ अस नो दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये इंपॉर्टेंट है सर, कौन सी कमिटीज के कौन कौन चेयरमैन थे, किन्होंने कौन कौन सी कमिटीज को हेड किया हुआ। मैं आपको आज की क्लास में एक लिस्ट दे देता हूं, इस लिस्ट को ध्यान रख लेना। इसके अलावा ना कहीं भी इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी लिस्ट में लिखे गए जो भी मेंबर्स हैं इनका नाम बस थोड़ा पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, या फिर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, इसका टेबल बना करके, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो हेड थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, क्योंकि नेहरू साहब ये जो सर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बन रहे, काफी पावरफुल इंसान थे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी इनको बनाया गया। इसके अलावा सर रूल ऑफ प्रोसीजर जो कमेटी थी राजेंद्र प्रसाद जी लीड कर रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी को भी राजेंद्र प्रसाद जी लीड कर रहे हैं, स्टेट्स कमेटी, अब ये मत समझना कि स्टेट्स के इंटीग्रेशन में फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सभी को पता है ना कि किसका रोल है सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो कहीं वो हेड कर रहे होंगे, नहीं, स्टेट कमेटी को भी नेहरू जी हेड कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है बी.आर. अम्बेडकर। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल्स को लेकर के जो कमेटी थी इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड कर रहे थे। आई एम टेलिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस इस बार प्रीलिम्स में आ जाए क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं इन सभी कमिटीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है फंडामेंटल राइट्स की कमेटी और जो माइनॉरिटीज है उनकी कमेटी, बिकॉज उस टाइम पे जब देश आजाद हो रहा था, जब आप इंडियन पॉलिटी स्टैंडर्ड 12th की जो दूसरी किताब है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, राइट, उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देश आजाद हुआ तो कौन कौन से चैलेंजेस थे, राइट, आपको पता चलेगा हमारे देश में कैसे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करे कि ये चैलेंज था, इकोनॉमी कैसे सेटल करे, एक बहुत नया देश अभी जस्ट आजाद हुआ है फिर से गुलाम ना हो जाए इकोनॉमी के लिए कि ये चैलेंज था, इलेक्शन कैसे कराए कि ये चैलेंज है, कोई भी देश आजाद तब होगा जब दूसरी कंट्रीज उसको आजाद मानेगी, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स को कैसे शेप करे कि ये चैलेंज था, ये सब स्टैंडर्ड 12th की जो बेसिक एनसीईआरटी है ना पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली पॉलिटी की पार्ट 2 जो है उसमें दिया हुआ है, राइट, आई जस्ट रेड दिस एनसीईआरटी फ्यू डेज बैक, सबको पता चलेगा ये एक बहुत बड़ा एरिया था, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज को कैसे वो पावर दे, तो इसको इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बैठाया गया था। तो दिस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब इस कमेटी के अंदर में दो सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट की कमेटी जेबी कृपलानी जी के अंदर में थी और माइनॉरिटी वाली कमेटी एससी मुखर्जी में थी, और इन दोनों कमेटीज के जो हेड थे कॉमन वो थे आपके पटेल जी। तो इन कमेटी इनके अंदर में दो अलग अलग कमेटीज है, उसके दो अलग अलग हेड यहाँ बैठाए गए। आपको कुछ नहीं करना, बस इसी टेबल को याद कर लो, माइनॉरिटी कमिटीज को नहीं देखना, माइनर कमिटीज को, राइट, मेजर कमिटीज ये सारे के सारे, अगर ये ध्यान में तो क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, ठीक है। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन है सर कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी बी.आर. अम्बेडकर साहब की, इसमें कितने मेंबर्स थे? देखो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, हमने कभी नोटिस नहीं किया कि सही में यार ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी इज द इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी कैन आस्क, लेकिन वो ट्विस्ट करते थोड़ा और डिटेलिंग चेक कर ले। याद रखना सर 6 मेंबर्स है, ठीक है, और 6 मेंबर्स के मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिए ताकि इफ इन केस क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रहे, रट्टा नहीं मारना, पढ़ लेना एक बार, है ना। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी अयंगर, के एम मुंशी, राइट, बस एक बार नाम इनका पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो कहीं कुछ स्क्रैची सा याद आया तो टिक करके आ जाओगे, अदरवाइज नहीं टिक करोगे तो किसी से भी टिक नहीं होगा, इट्स समथिंग लाइक सबका गलत होगा, लेकिन आपको एक एज मिल सकता है इफ यू गाइस जस्ट रीड इट वंस, है ना। चलो, चेयरमैन कौन थे एडवाइजरी कमीशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अभी बताया मैंने आपको, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, कौन थे? पटेल साहब थे, और पटेल साहब के अंदर में दो अलग अलग कमेटी थी, फंडामेंटल राइट की कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी, और दोनों की कॉमन हेड आपको पटेल साहब दिखाई देंगे। ऑलरेडी कवर दिस पर्टिकुलर स्टफ, देखो यहाँ पे भी दे दिया मैंने कि जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी उसके हेड थे आपकी जेबी कृपलानी, है ना। माइनॉरिटी कमेटी का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? याद रखेंगे जेबी कृपलानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं जेबी कृपलानी नहीं थे, ओके हाँ, इसके थे सर राजेंद्र प्रसाद जी, इसको याद रखना, ठीक है। अभी फ्लैग बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, यूपीएससी एग्जाम में फ्लैग के डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि चेयरमैन कौन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के। ट्रस्ट मी, इवन बिफोर टेकिंग द क्लास आई हैवंट रेड द सॉल्यूशन, तो मैं भी आपके साथ लाइव ही सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो फ्लैग कमेटीज थी, दो अलग अलग प्रकार की फ्लैग कमेटीज थी। कितनी फ्लैग कमेटी थी सर? 2 फ्लैग कमेटी बनी हुई है। एक फ्लैग कमेटी बनी है 1931 में, याद करो हिस्ट्री का इवेंट हुआ है 1930 का इवेंट, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश के सामने बोल दिया कि आज हम अपने आप को आजाद मान रहे हैं, 26 जनवरी 1930 से हम अपने आप को हर दिन आजाद समझेंगे और आजादी का सेलिब्रेशन करेंगे। उस टाइम पीरियड में झंडा भी फहराया गया था, याद है? आप सभी ने पढ़ा होगा सर, है ना। तो जो सेशन हुआ था बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद कराची सेशन हुआ था, उसी सेशन में एक फ्लैग कमेटी बैठाई गई थी 2 जनवरी 1931 में कराची सेशन में, और इसके हेड उस वक्त जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कहानी देश आजाद होने के पहले की है, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लैग कमेटी का हेड कौन था, यानी कि ये उस कमेटी की बात कर रहा है जब देश आजाद हो चुका था। तो फिर से वहां पे भी फ्लैग कमेटी बना हुआ है, वहां पे सर एक एडहोक कमेटी बना था नेशनल फ्लैग को लेकर के 1947 में, देश आजाद होने के आसपास में, आजाद होने के 1-2 महीने पहले, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो याद रखना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर पूछ दिया गया 1931 में जो कराची सेशन हुआ था उसमें फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे, तो याद रखेंगे आप, क्या नाम था उनका? पटेल साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इन जनरल अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूछा जा रहा है, मतलब देश आजादी के आसपास की बात है, तो यहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद जी दिखाई देंगे, राइट। सो दैट इज द राइट आंसर, आई थिंक दिस शुड इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वी आर अबाउट टू एंड, ऑलराइट। क्या है क्वेश्चन सर? The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. The wheel of national flag has 21 spokes, और तीसरा कह रहा है the ratio of width। अच्छा देखो,
मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, या तो बनेगा या फिर नहीं बनेगा। मैं आपको आंसर बताता हूं, याद कर लेना अगर याद नहीं हो तो। दिस इज करेक्ट, 22 जुलाई 1947 को ही इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, नेशनल फ्लैग को। दिस इज करेक्ट, है ना। जो हमारा व्हील है ना उस नेशनल फ्लैग का, उसमें पता है कितने स्पूक्स है? उसमें 24 है, इट्स नॉट 21। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। और तीसरा जो हमारा रेशियो है नेशनल फ्लैग का, लेंथ और विड्थ का जो भी रेशियो है, ये 3:4 नहीं सर, ये 2:3 है। ट्रस्ट मी, यहां से यूपीएससी ने 2023 में आईएएस के एग्जाम में, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 के एग्जाम में। तो ये फैक्ट रिपीट किया गया, ये स्टेट पीएससी का क्वेश्चन और यूपीएससी ने वन लाइनर में पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे स्टेट पीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन ना इंटरचेंज होते रहते हैं। वी हैव टू ट्राई मोर क्वेश्चंस एज मच एज वी कैन। अभी अपन सभी सीरीज को कॉमन लेकर के चलेंगे, जैसे ही दिसंबर के आसपास पहुंचेंगे, जनवरी के आसपास, तो पूरी पॉलिटी के पिछले 10 साल का पीवाईक्यू कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। लेकिन यहाँ पे अपन सारे एग्जाम्स को इसलिए टैप कर रहे हैं स्टेट पीएससी वाले, क्योंकि टाइम है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, है ना। बहुत थोड़ा फैक्ट्स पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट्स भी पूछ देता है। थोड़ा स्टेट पीएससी वाले क्वेश्चन से फैक्ट्स लग जाएगा। यूपीएससी वाला क्वेश्चन अगर स्टेट पीएससी वाला बच्चा सॉल्व करेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। इट्स नॉट दैट कि स्टेट पीएससी में बस फैक्ट ही पूछता और यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता, दोनों इंटरमिक्स्ड है। तो अपने को लेवल इस तरीके से रेडी करना है कि वी शुड बी ए ग्राउंड प्लेइंग लेवल। और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो स्टेट पीएससी दे रहे हैं और निकाल रहे हैं, दे ऑल आर यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो वी हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर स्टेप। घटना चक्र वाली एक किताब भी आती है, दैट्स आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई थिंक, बिकॉज वहां पे सारे क्वेश्चंस पे एक साथ स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, बट वहां पे सॉल्यूशंस को लेके थोड़ा सा इश्यूज मुझे दिखते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं दिखाई देगा, विल कवर एवरीथिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। चलो भैया, कह रहा है कि 26 जनवरी को क्यों हमने सेलिब्रेट किया था एज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमने 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया था कि हम रिपब्लिक डे बनाएंगे? अगर आप सभी ने क्लास देखा हुआ है, जो मैंने आपको क्लास पढ़ाया था पॉलिटिकल, मैंने उसमें क्या एक्सप्लेन किया था सर? 26 नवंबर 1949 वाज द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, और इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। इसको हम डेट ऑफ एडॉप्शन भी कहते हैं, डेट ऑफ एडॉप्शन भी कहते हैं। और ये प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? इट्स आल्सो देयर इन द प्रियम्बल, आपके प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। तो आखिरकार में 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, तो 26 जनवरी को क्यों पूरे देश में इन्फोर्स किया गया? द आंसर इज सिंपल, क्योंकि सर 26 जनवरी एक हिस्टोरिक डे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था सर? तो कराची सेशन हुआ था, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दिया था कि हम आपको अपने आप को आज से आजाद मान रहे हैं। इसके कारण 26 जनवरी वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो लोग वेट करते हैं 2 महीने। तो 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में क्या किया है? इन्फोर्स किया है, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और इस तारीख को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, हम एक्सेप्ट करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम बोलते हैं सर डेट ऑफ एडॉप्शन। और यही डेट है जो आपके प्रियम्बल में नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है। मैं फिर से बता रहा हूं, एडॉप्शन मतलब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करके एडॉप्ट कर लिया कि भैया यही हमारा संविधान है। इन्फोर्समेंट मतलब हमने इस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में लागू कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। देयर इज अ डिफरेंस। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे 1930। 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने बोला था कि हम आज से अपने आप को आजाद मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। इसीलिए दिन हिस्टोरिक था, इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब देश का संविधान बन गया, इस दिन संविधान को लागू किया गया, और उसके बाद से आज से हम इसको रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। चले चलो। अच्छा, एक और चीज सर, कॉन्स्टिट्यूशन डे किसको बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब हम बोलते हैं कि हमारा संविधान दिवस है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम बनाते हैं सर 26 ऑफ नवंबर। क्यों? क्योंकि इट इज द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट किया था, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हम अपने संविधान को इस दिन एडॉप्ट किया था। दैट इज द रीजन वे डे हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। आगे आ जाओ, आगे क्या है सर? Who in the beginning presented the idea of constituent assembly? ये भी क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट कमांडेंट में आई थिंक एक साल पहले पूछा हुआ था, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। कौन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले बताया था? बहुत सिंपल है, आपकी लक्ष्मीकांत की बिगिनिंग लाइंस में सर एम एन रॉय। एम एन रॉय इज द इंडिविजुअल हु फर्स्टली गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, moving ahead, I think we have reached to the last question, or maybe after this there is a last question, ठीक है। अच्छा, ये है क्वेश्चन, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको डालने का रीजन था कि अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो बच्चे गलती ना कर दे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स जस्ट सेइंग हु स्पीक्स ऑफ इंडियाज सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूलर सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। कौन है जो ये मानता है कि जो भारत का जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल इंडिया है,
वो एक्चुअली में एक रिपब्लिक की तरह काम कर रहा है। मतलब वहां के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ऐसे देखो अंग्रेजों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि जो इंडिया में जो गांव के लोग हैं वो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो खुद के लिए अपने खाने भर का अनाज बना ले रहे, खुद के लिए अपना दवा इलाज कर ले रहे हैं ना, जड़ी बूटियों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, उनको कहीं फॉरेन नहीं जाना, खुद के लिए वेद और शास्त्र पढ़ ले रहे हैं, खुद के लिए अपने कल्चर को, प्रैक्टिस को सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, खुद के लिए अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी प्रिजर्व कर ले रहे हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अंग्रेजों ने आकर के कहीं ना कहीं भारत के रूरल सिस्टम को खराब किया। कैसे खराब किया सर? उन्होंने गांव के लोगों के ऊपर में परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जैसे अलग अलग सिस्टम के द्वारा टैक्सेशन सिस्टम बढ़ा दिया। हमारे गांव के लोगों के ऊपर में प्रेशर ही बढ़ा अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। बट ब्रिटिशर्स हैड एक्सेप्टेड दिस। उनका ये मानना था कि जो भारत के जो गांव है ना वो खुद से सेल्फ रिलायंट है, खुद के लिए एक स्मॉल रिपब्लिक की तरह काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट किसका? आंसर इज सर चार्ल्स मेटकेफ। याद रखना, कहीं क्वेश्चन अगर पूछ दिया, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी आप गलती करके आओगे, आपको नहीं आएगा ये आंसर, है ना। चार्ल्स मेटकेफ इज द राइट आंसर। आपके लक्ष्मीकांत में भी मेंशन नहीं किया हुआ है, और इसको आप मेंस में किसी पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हो अगर आप दिखाना चाहो कि भारत जब उस फेज से गुजर रहा था तब भी वहां के लोग सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे। देखो यहाँ पे 1813 में सर चार्ल्स मेटकेफ ने इस चीज को क्लियरली कहा हुआ है, द विलेज कम्युनिटीज आर लिटिल रिपब्लिक हैविंग नियरली एवरीथिंग दे वांट विद इन देमसेल्फ एंड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉरेन रिलेशन। नहीं जरूरत है कोई फॉरेन रिलेशन का, वो खुद से खुद को मैनेज कर लेते हैं। इस चीज को इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया हुआ है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द फर्स्ट वीडियो ऑफ द पॉलिटी, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगली वीडियो जो आएगी वो प्रियम्बल और बेसिक फीचर को लेकर के आएगी। जिस तरीके से हमने एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक कवर किया था, अब एक एक चैप्टर के थ्रू हर चैप्टर का पीवाईक्यू कराऊंगा, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूंगा। देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में। आफ्टर ऑल दिस पर्टिकुलर सीरीज आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू गाइस विल बी वेरी कंफर्टेबल एट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। इफ यू वांट दैट आई शुड कंटिन्यू दिस सीरीज अहेड, please let me know in the comment box that you are interested, you want that this series be continued, so that I and the team will be making sure कि हर Tuesday और हर Thursday हफ्ते में 2 दिन ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे शाम को 7 बजे आपको चैनल पे मिलते रहे। साथ में इकोनॉमिक्स के डेज को फिक्स करके उसको भी अपन परसों से स्टार्ट करने वाले। So I think this is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Keep on working hard. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक all the very best. Thank you so much.